हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज बहुत स्पेशल दिन है। आपसे मुलाकात कराता हूं आपकी दो स्पेशल गेस्ट से। ये है अंकित सर, जो टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021, यकीन कीजिए ये एसएस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी तीनों सब्जेक्ट के टॉपर आपके सामने बैठे हैं। ये आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे आज, पेपर वन के लिए भी और पेपर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भी ये गाइड करेंगे। और तीसरी जो चेयर पर बैठे हैं इनको होप कोई सभी आप जानते होंगे, क्योंकि आज से नहीं, हम तो फिर भी आप और आज मिले हैं आपसे। पर सर पिछले 5 सालों से, आई थिंक सर उससे ज़्यादा से 5 साल से भी ज़्यादा से यूट्यूब पर है और गाइड करते हैं थ्रू आउटली, टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी, नॉन टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी, और पढ़ाते भी हैं। तो उमेश भारद्वाज सर तो आज कंप्लीट करेंगे इनके बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत यूजफुल आपकी होने वाली है। तो मैं अभी अपने सीनियर उमेश भारद्वाज सर को देता हूँ माइक। ये डायरेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए कि किस तरह से चीज़ें अंकित सर से डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शंकी मैथ्स। ठीक है, आज उमेश भारद्वाज चैनल नहीं है, टीचर्स गूगल नहीं है। आज हम शंकी सर के चैनल पर हैं और आज हम यहाँ पर अंकित भाई हैं हमारे साथ। और ये डी ट्रिपल बी टीजीटी सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और तीनों ही सब्जेक्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं और विद इन 20 इनकी रैंक रही है। और मेरा तो इनके साथ ही आया हूँ मैं एक्चुअली गाड़ी से। और आते हुए कुछ डिस्कशंस भी हो रहे थे चीज़ों को लेकर कि किस तरह से आप लोगों को गाइड करना है। और क्योंकि अभी टीजीटी की वैकेंसीज़ का आपने देख ही लिया होगा, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, और होपफुली बहुत जल्द आपको उसका फुल फ्लैश एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल जाएगा, एलिजिबिलिटीज़ वगैरह का। लेकिन वो सब चीज़ें तो डिपार्टमेंट के एंड की हैं, वो चलती रहेंगी। मेन चीज़ है प्रिपरेशन। तो वो प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, और मेन थिंग क्या थी, एक अंकित से कांटेक्ट करने की, और इनका ही खैर कांटेक्ट हुआ हमसे कि 3 सब्जेक्ट में एक सिंगल कैंडिडेट किस तरह से अपना सिलेक्शन निकाल सकता है। वो चीज़ें मेन है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस का ही एक सब्जेक्ट रहा है और आपने सिर्फ कोर सब्जेक्ट पर फोकस किया। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी के कोर सब्जेक्ट पर ही फोकस करके आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। इवन जिस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की और इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा, कहीं ना कहीं अगर ये आगे चल के किसी और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी घुसेंगे और उसका भी एग्ज़ाम देंगे ना, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी से उसको भी क्लियर कर लेंगे, है ना। बाकी ये बताएंगे अभी कि किस तरह की इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी रखी और किस तरह से सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अंकित को, और ये बताएंगे कि किस तरह से आपकी अपनी चीज़ें रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी किस। देखिए, वैसे तो इंडिविजुअल लेवल पर आपकी स्ट्रेटेजी डिफर कर सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं। और एक इंडिविजुअल कोशिश करता है टॉपर की स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट करने की, है ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे रिलेट कर पाएँ, आप खुद भी रिलेट कर पाएँ उन चीज़ों से। कि अब आप देखिएगा कि अंकित भाई यहाँ पर जो भी चीज़ें अपनी स्ट्रेटेजी की, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गाइडेंस से जो भी चीज़ें यहाँ पर शेयर करें, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी से कितना रिलेट कर पाती हैं, आप कितना रिलेट कर पाते हो और इनकी गाइडेंस को कितना फॉलो कर पाते हो, वो चीज़ें आपका सिलेक्शन कंफर्म करके जाएंगी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ना करें यहाँ पे चीज़ों को, है ना। इंटरफेरेंस हमारी तरफ से भी कम ही रहेगा। तो माइक हैंड ओवर करता हूँ अंकित को, है ना, ये लीजिए। नमस्कार सभी साथियों को। और आजकल ट्रेंड चला हुआ है राम राम सराहना है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस एग्ज़ाम को हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहले होता यह था कि सिर्फ जो टीचिंग ओरिएंटेड सीरियस कैंडिडेट्स होते थे वो इसी तरफ आते थे, जिनको बनना ही टीचर था वो इस एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस रखते थे सारी चीज़ें। लेकिन आजकल जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मान लो इतनी बढ़ गई या कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आजकल हर फील्ड से बच्चे इसकी तरफ आ रहे हैं। पहले मतलब एसएससी कैंडिडेट्स भी थे, वो भी अब इसकी तरफ आने लग रहे हैं। तो काफ़ी इस चीज़ से कंपटीशन भी बढ़ गया है और इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न बाकी एग्ज़ाम से अलग है। जैसे पार्ट ए पार्ट बी हम देखते हैं इसमें, और आपका दोनों ही पार्ट्स में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर लिया, पार्ट बी में नहीं कर पाए।
ठीक है, या पार्ट बी में अच्छा कर दिया, पार्ट ए में नहीं कर पाए तो आप रह जाएंगे। दोनों में जैसे कैटेगरी वाइज 40% 35% 30 वो करना आपके लिए ज़रूरी है। वो बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल मैंने नोटिस की है, कई बच्चों में रहती है। किसी में अच्छा कर देते लेकिन कहीं दूसरी जगह लैक रह जाती है, तो उसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो आपको पहले ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। और मेन बात यह है कि एक ऐसी फेम इस चीज़ को मिल गई है अब पिछले कुछ टाइम से कि सभी लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं कि अच्छी जॉब है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, एक्सपोजर अच्छा मिलता है आपको, ठीक है, क्रिएटिव माइंड रहता है, हमेशा आप एजुकेशन लाइन से जुड़े रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, जो भी आपने पढ़ा है प्रिपरेशन टाइम के दौरान वो कहीं ना कहीं आपके आगे आता रहेगा इस फील्ड में, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी स्ट्रेटेजी अगर मैं स्टार्ट करूँ आपसे शेयर करना, तो पहले तो यही है कि थोड़ा सा आपको यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे जो कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ आपको हट के कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे उसमें, ठीक है, सक्सेस हासिल कर पाओगे। जैसे अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले तो आप अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, ठीक है, चाहे बुक्स के मामले में हुआ, ठीक है, या कोचिंग वगैरह हुई, कुछ भी। सबसे पहले आप अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, लिमिटेड सोर्सेज रखो और उन्हीं से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, इवॉल्व करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपडेट उनमें करते रहो। वैसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो आपको टाइम के हिसाब से अच्छा लगे कि हाँ ये अब ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते रहो, अपना अपडेट करते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में जैसे शॉर्टकट हम मान कर चले कि कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीके से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट नहीं, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्रिक वगैरह भी जहाँ पर ऐसा कई क्वेश्चंस, कई पार्ट्स, कई सेक्शन ऐसे आते हैं जहाँ पर आप ट्रिक से भी नहीं कर सकते, वहाँ पर काम आएगा आपका हार्ड वर्क। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, ये चीज़ मान कर चलो, ठीक है। बाकी आपको अच्छे टीचर्स की गाइडलाइन मिल जाए, वो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, आपकी कोशिश को थोड़ा और आसान कर देगा, ठीक है। रिवीजन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन ज़रूरी है, जैसे मैं कह रहा था कि सोर्सेज आइडेंटिफाई करके कम लिमिटेड रखो, और लिमिटेड रखने के बाद उसी में से आप रिवाइज करते रहो, उसमें कुछ ऐड ऑन करते रहो, ठीक है, ये चीज़ मस्ट हो जाती है। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे अभी न्यू एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई है, वैकेंसीज अच्छी खासी आई है, सारी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसा, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक आप प्रिपरेशन करते रहो, ऐसा कोई नहीं है। 6 महीने 5 महीने 4 महीने भी अगर आप डेडिकेटेड तैयारी कर लेते हैं, ये मानकर चलो दिन में 5 से 6 घंटे भी निकाल लेते हो अपने शेड्यूल में, 5-6 घंटे पढ़ लिए, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, तो आराम से एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सिलेबस कवर नहीं होगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, बस आप रेगुलर रहिए इस चीज़ में। कोई अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक ही नहीं हो पा रहा, आजकल तो इतने सारे सोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज भी है, आप कहीं ना कहीं किसी से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ है कि लिमिटेड, कहीं पर भी भेड़ चाल का हिस्सा आप ना, कई बार चीज़ें गुमराह कर देती है लोगों को, तो वो नहीं, आप फोकस रखिए, क्लियर रखिए। तो सर से अभी मैं एक चीज़ आपको बतानी भूल गया। उमेश सर को आप जानते होंगे, टीचर्स गुरुकुल, जो आपको थोरोली कम्प्लीटली गाइड करते हैं। सर की, मैं सर से जुड़ा था आज से 2021 से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी वीडियोस मैं भी देखता था। तो उसमें क्या रहता है, सर आपको कंप्लीट गाइड भी करते हैं वैकेंसीज के बारे में, और एग्जैक्ट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो ईडूजियर वगैरह में डाउट्स आ जाते हैं बच्चों के, फाइनल सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू आ जाते हैं, ठीक है। तो टीचर्स गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पर आपकी हर एक क्वेरी, क्योंकि ये बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, DSSS KVS, टीचिंग नॉन टीचिंग हर एक तरह के बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं टीचर्स गुरुकुल को। कम्प्लीटली आपको एग्जैक्ट सर ने ये बताया कि भाई वैकेंसी कब आने वाली है, तभी वैकेंसी आती है, जितनी बताई उतनी ही आती हैं। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम अंकित सर से बात करते हैं
पेपर वन की डिटेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि उन्होंने कैसे तैयारी करी सब्जेक्ट वाइज, आपकी रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में, पेपर वन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, पेपर टू का फिर उसके बाद हम करेंगे पेपर टू के बारे में। ठीक है, तो सर अंकित सर आप पेपर वन स्टार्ट कीजिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसमें किस किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, क्या एक्यूरेसी रखनी होती है, और वो सारी चीज़ें कि इसमें DSSB में जैसा आप सब जानते होंगे सेक्शन वाइज सबमिट होता है, तो वो कितनी चीज़ों को आप में बैरियर बनता है या उस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसका तरीका एसएससी की तरह नहीं है। जैसे आप सबको पता होगा कि आप सेक्शन में दोबारा वापस नहीं जा सकते, जैसे ही आप 20 का सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस का आप सबमिट करते हो, नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो तो पिछले वाले पे नहीं जाते। तो बच्चों के दिमाग में कई बार ये रह जाता है कि भाई कितना अटेम्प्ट कर कर चले, ठीक है, कि एटलीस्ट कितना हम एम लेकर चले, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है, अगर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम यही सोच के थोड़े थोड़े करते हुए आगे चले, क्योंकि बाद में तो आ नहीं सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें कब आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आज हम अंकित सर से सीखेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 3 सब्जेक्ट का जो बच्चा टॉपर है उससे बेस्ट गाइडेंस आपको, क्योंकि उसका मतलब ये है कि जैसे अभी उमेश सर बता ही रहे थे, इसका मतलब ये है पेपर वन में उनका स्कोर थ्रोली तीनों में बहुत अच्छा रहा, तभी वो तीनों सब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन ले पाए। तो पेपर वन की बेस्ट स्ट्रेटजी अंकित सर से स्टार्ट करते हैं, लीजिए सर। बिल्कुल सर, मैं खुद ये बात ऐड करना चाहूँगा कि पार्ट ए जो है पेपर वन जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जो तैयारी का हिस्सा था उसमें पार्ट ए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरी पूरी जर्नी में पार्ट ए ही था जिसके दम पर मैं कह सकता हूँ मैंने तीनों में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, और अभी जैसे बात कर रहे थे कि कंपटीशन बढ़ गया है, बाकी बच्चे जो टीचिंग लाइन में नहीं सीरियस थे पहले वो भी अब आ रहे हैं। वो सभी क्या है कि जैसे अगर एसएससी का ही हम मान कर चले, जो एसएससी के बच्चा तैयारी कर रहा है वो अभी टीचिंग में टीजीटी के इन सब के लिए अप्लाई करेगा, तो उसका आप मान कर चलो कि पार्ट ए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, पार्ट ए उनका स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो हमें ये मान कर चलना कि पार्ट ए हमें जैसे तैसे भी कुछ भी करके अच्छा इसमें हासिल करना ही है। ठीक है, अच्छा स्कोर लेकर चलना है। और मेरा भी पार्ट ए की वजह से ही मैं कहूँगा सिलेक्शन हुआ था। जैसे आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के लिए मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, ना मैंने हिंदी पढ़ी थी, मैं सच बताऊँ, और हिंदी का मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, हिंदी तो बस पार्ट बी जो था वो जैसे तैसे क्वालिफाई हो गया था, कॉमन सेंस से कैसे भी, हाँ 40% क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन मेरे को पार्ट ए के दम पर ही मिला था। और ये बात तो है कि अगर आप पार्ट बी में अच्छा करते हैं, करना तो है ही आपको अच्छा, उसमें उसमें आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आप चाहते हो कि रैंक अच्छी आए, तो आपको पार्ट ए को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें आप एक लिमिट तक ही मैक्सिमम स्कोर ले सकते हो, 70 तक हो गया, 65-70 इस रेंज तक, उससे फिर आगे करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पार्ट ए में जितना आप अच्छा स्कोर करोगे वो आपकी रैंक दिलाने में मदद करेगा काफ़ी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सीरियसली लेना है। इसमें 5 सेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और हिंदी हो गया। तो ये सब आपको सारे के सारे साथ में लेकर चलने होंगे। ठीक है, पार्ट ए में आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो ये आपको उतना ही बाकी एस्पिरेंट से, बाकी स्टूडेंट से अलग, उनसे ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा आपको। ठीक है, अच्छे खासे आपके चांस बना देगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप सबसे अच्छा तरीका है कि मॉक दीजिए। ठीक है, जो आपके कंसेप्ट है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक के एक बार बेसिक समझकर रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जीएस के अभी हम पार्ट बी में डिस्कस कर लेंगे। मैथ्स के लिए आप शैंकी सर को फॉलो कीजिए। इनका समझाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सिंप्लीफाइड है, घुमा फिरा के कंफ्यूज करने वाली चीज़ें नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हिंदी बेसिक आती, हिंदी के लिए आप जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ते थे 10th तक, सिर्फ वही इनफ है। ठीक है, और पार्ट ए में ऐसा है कि अगर आप पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो वो भी आप उसके लिए हेल्पफुल रहेगा।
ठीक है। पार्ट ए के लिए आपको एक चीज़ ये भी है कि ईजिली कहीं पर भी मॉक वगैरह आप कुछ भी सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। हाँ, बुक सोर्सेज का ऐसा है कि मैथ्स के आप सर से एक बार जैसे पूरा कोर्स कवर कर लीजिए, फिर सर ही आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो अवेलेबल करा देते हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब रही चलिए सर, अब सर से जानते हैं। देखो, सर ने एक बार थोरोली सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है। अब हम सर से जानेंगे कि उन्होंने रीजनिंग की, जैसे उन्होंने कम्प्लीटली आपको बता दिया कि प्रैक्टिस सेट ही लगाए और उनसे उनकी रीजनिंग अच्छी हुई। मैथ्स के अंदर देखो, आप कर सकते हो फॉलो, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज आपकी चली रही हैं मैथ्स की, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। बट आप सर से जानेंगे कि इन्होंने किस बुक से प्रैक्टिस करी, ठीक है, किन किन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करी, वो सारी चीज़ें। इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी बुक उन्होंने फॉलो करी, वो सारी चीज़ें जानते हैं। वकेब के लिए कहाँ से, ग्रामर के लिए कहाँ से, और भाई मॉक कितने मॉक टेस्ट लगाए, वो सारी चीज़ें हम सर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदी के लिए उन्होंने कौन सी बुक फॉलो करी थी, इंग्लिश के लिए कौन सी, वो सारी चीज़ें डिटेल में। और जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जीएस में करंट अफेयर्स के लिए या नेशनल जीके के लिए कौन सी फॉलो करी थी। तो बुक्स वगैरह जो आपकी सेल्फ स्टडी में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है जिनका, तो वो सारी चीज़ें हम अंकित सर से डिस्कस करते हैं। सर बताइए, आपने कहाँ से और कितनी, कहाँ क्या क्या प्रैक्टिस करी? सर बिल्कुल। एक चीज़ और सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेरे नॉलेज में कब काफ़ी इंसानों को जानता हूँ मैं, काफ़ी टीचर्स हैं मेरे साथ भी उधर, कि वो उन्होंने उनका पार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने सब्जेक्ट में परफॉर्म किया था। लास्ट रिक्रूटमेंट में संस्कृत वगैरह हो गया उनकी, काफ़ी मतलब 100 में से काफ़ी अच्छा स्कोर है, 70-75। और लेकिन वो पार्ट ए में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, पार्ट ए में उनका 35-36 कुछ ये स्कोर रह गया, और कट ऑफ से 20-20 नंबर ऊपर होने के बाद भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहता था कि इसलिए आप पार्ट ए को सीरियस लें, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इंग्लिश की अगर मैं पार्ट ए में बात करता हूँ तो इंग्लिश में सर ग्रामर पोर्शन जो है वो सर मैंने एक एस सिंह की बुक आती है, अशोक कुमार सर की, हाँ अजय कुमार सर की, उसमें से मैंने प्रैक्टिस किया था काफ़ी, ठीक है। आप पहले रूल्स, बेसिक रूल्स जो है वो क्लियर कीजिए। बेसिक रूल्स क्लियर करने के बाद वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, लेकिन अपना एक ही बुक पे रहिए, ठीक है। प्लेन टू पैरामाउंट कर सकते हैं, या BMW बुक आती है कि वो कर सकते हैं, ब्लैक बुक आती है कि वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बुक लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए सब कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। अगर वोकैब का ऐसा है कि अब इंग्लिश में जैसे जो ऑप्शन आते हैं आजकल, काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन आने लगे, काफ़ी सिमिलर आते हैं, और सभी को जब हम पढ़ते हैं उन क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमें सभी में ये लगता है कि सिमिलर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन तो एक तुक्काबाजी करने से, खासकर इंग्लिश पोर्शन में आप तुक्काबाजी करने से बचें। इंग्लिश का सब हम देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, और कन्फ्यूज़न में हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो एक इंग्लिश में ज़रूर इस तुक्काबाजी वाली चीज़ से बचें। बाकी में आप रीजनिंग में, मैथ्स में, वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इंग्लिश में आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहें, ठीक है। जीएस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप हमेशा क्रोनोलॉजी में पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। हम गलती ये करते हैं कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा लिया, पढ़ने लगे। आप स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी में हिस्ट्री पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, वो एक स्टोरी टाइप आपको लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। ये मैं साथ के साथ पार्ट बी के लिए भी कह रहा हूँ, जैसे सोशल साइंस में मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। पार्ट बी में हिस्ट्री को मैंने क्रोनोलॉजी से स्टार्ट किया था कि पहले ये चीज़ हुई थी, उसके बाद ये चीज़ हुई है, फिर ये चीज़ हुई थी। उससे सिंप्लीफाइड हो जाती है चीज़ें, एक स्टोरी जैसा लगता है, सारा आपको याद हो जाता है कैसे क्या हुआ था, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स जीएस में मतलब कहीं ना कहीं पार्ट ए में भी हेल्प करती है, और पार्ट बी में तो मस्ट है। पार्ट बी में आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर करें, 8, 9, 10, 11, 12 तक का आपको कवर करना ही करना है एनसीईआरटी का। इसमें आपके जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी सब कुछ इंक्लूड रहता है, इंडियन हिस्ट्री भी, एंशिएंट हिस्ट्री भी, सारा इसी में आ जाता है। तो पार्ट बी में भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए तो आप एनसीईआरटी मानकर चलो, आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में आप मैप से पढ़ना स्टार्ट करिए चीज़ें।
अगर आप मैप को ध्यान में रख के मैप को एक बार आप समझ लेते हैं, उससे आपके डैम्स वगैरह हो गए, जैसे रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, आप मैप से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज्योग्राफी आसानी से हो जाएगी। ये चीज़ें थी। और मैथ का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सर को आप फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस था। हाँ, मैथ के मैंने प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक ही ज़्यादा लगाए थे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। पिछली रिक्रूटमेंट जून जुलाई तक शायद फॉर्म फिल किए गए थे और अगस्त में पेपर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वीक में ही, तो लगभग 1 महीने का टाइम था। और मैं जैसे पहले से जॉब में था, इससे पहले मैं जुडिशल डिपार्टमेंट में था, उससे पहले मैं एज ए सब इंस्पेक्टर था, तो कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं सारी चीज़ें फिर से एक्सपेंड करके पढ़ूँ। तो मैंने प्रैक्टिस पर, मॉक्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया था, मैं उसको फॉलो करता था, ठीक है। उसका काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। एक तो जो बच्चे घबराते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह देने से, वो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। दूसरा, जो सर कह रहे थे कि जैसे आप एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन पे जा नहीं सकते, आपने स्किप कर दिया तो दोबारा आप उस पर नहीं जा सकते, तो आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाती है उससे, ठीक है। आपकी अच्छी खासी स्पीड बन गई। आप अगर आप पूरा थ्रू आउट पेपर निकल जाते हैं, सारे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पूरा पेपर रिकवर नहीं कर पाते, पहले ही टाइम हो जाता है, तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो आप ज़रूर मॉक वगैरह दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर सोल्व करें, प्रीवियस ईयर को आप ज़रूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक की कितनी क्या वेटेज रहती है, कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल रिपीट होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टॉपिक आपको पता चल जाएगा कि इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी कम है, वहाँ से आप थोड़ा क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को। अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने से बच सकते हैं। कई बार जो हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में फालतू की चीज़ें भी पढ़ते रहते हैं, जिनकी वेटेज बहुत कम है, अब हम उनकी बजाय बाकी चीज़ों पर, बाकी टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। देखिए अंकित भाई ने बहुत बढ़िया बता दिया यहाँ पे, है ना। और ये जो टाइम वेस्टेज वाली चीज़ है, मैं आते वक्त डिस्कस भी कर रहा था इनसे कि जो सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं ना, वो कई बार हम मतलब इतना समझ लेते हैं चीज़ें। एक्चुअली कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी किताब से कितना टॉपिक आपको कवर करना है और कितना आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के लिए ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं है वो थोड़ा सा साइड करके चलें। कई बार ये होता है कि एक कंप्लीट बुक से सिर्फ 20% हिस्सा ही आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में आता है, 80% आपके लिए यूज़ नहीं रहता, है ना। खासकर टीजीटी के लिए अगर बात करें, क्योंकि सुपरफिशियल तरीके से चीज़ें पूछी जाती है, कुछ नेट जेआरएफ वाला नहीं है कि बहुत डीप में चीज़ें जा रही हैं। और अभी अभी तक जो प्रीवियसली पेपर हुए थे टीजीटी के, वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में उनकी जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग रही थी वो थोड़ी ठीक ठाक तरीके की थी, कि उसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं थे, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन और डायरेक्ट आप नॉर्मल ऑप्शंस अवेलेबल थे। पिछले जो कुछ पेपर हुए थे मिसलिनियस पोस्ट के, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाली चीज़ें ऐड ऑन कर दी थी डिपार्टमेंट ने, जिसमें आपको बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है ना। फिलहाल तक तो अभी नहीं है, बट फिर भी अगर अपकमिंग के लिए भी अगर ये सोचकर चलें कि डिपार्टमेंट कुछ बेहतर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है, तो वो चीज़ें और उनकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन को समझना, उसके रेफरेंस में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनका सही या गलत का पता होना, और उसके बाद अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचना, ये चीज़ तभी आप कर सकते हो जब पढ़ते वक्त बिटवीन द लाइंस आप पढ़ोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, सही या गलत का पता होगा, है ना। और वो चीज़ तभी आएगी जब आप अपनी उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि टाइम को भी तो मैनेज करना है ना, कि भाई हम ज़्यादा फालतू की चीज़ों में टाइम ना दें। और जो एक 40% वाला क्राइटेरिया, अभी तो खैर फुल फ्लैश नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितना कितना क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है। मैं कहीं बाहर के एग्जाम्पल पर नहीं जाऊंगा, मैं खुद अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। उसके ना टीजीटी हिंदी में आउट ऑफ 100 78 मार्क्स थे हिंदी के लिए, और उसके 37 मार्क्स रह गए पार्ट 1 में, नहीं सिलेक्शन हुआ। ओवरऑल स्कोर कहीं ना कहीं मतलब कट ऑफ से कहीं ज़्यादा ऊपर था, वही एग्जाम्पल है ना। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, है ना, मेरे तो घर में ही है ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचिए समझिए। मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि पार्ट 1 पर फोकस करें कहीं ना कहीं। खैर ये है, पहले से जॉब में है तो कहीं ना कहीं टाइम कम दे पाते हैं, कहीं कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कभी नई चीज़ सीखने बैठते हैं ना, हमसे हो नहीं पाती तो हम उसको छोड़ ही देते हैं,
कुछ लोग हैं जो मैथ्स पढ़ने बैठते हैं, समझ में नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है तो वो छोड़ते हैं कि चलो यार पहले 0 नंबर आते थे, अभी 2-4 आ जाएंगे, वही हमारे लिए बहुत ये है। गलतियां सर ये गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक फील करता हूँ, आउट ऑफ 20 आप 12 नंबर बहुत इजीली गेन कर सकते हो अगर आप तरीके से चीज़ें पढ़ोगे तो, ठीक है। और डी ट्रिपल एस में इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, और वो 12 नंबर वही हैं जो बिलो एवरेज कैंडिडेट भी अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद 17-18 तक पहुंचेंगे जो थोड़ा सा अबो एवरेज होंगे, और 20 आउट ऑफ 20 जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपनी टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी थ्रू आउट द पेपर मेंटेन कर कर चले होंगे। चलिए, अंकित ने वैसे तो आपको सारा सब कुछ लगभग लगभग बता ही दिया है। मैं एक बार पेपर 1 को थोड़ा सा अकुमुलेट करता हूँ जल्दी जल्दी करके। सबसे पहला जो पेपर सेक्शन आपके सामने ओपन होता है वो होता है रीजनिंग का। दूसरा सेक्शन ओपन होगा जीएस का, तीसरा मैथमेटिक्स का। ये जो पहले 3 सेक्शन है ना, ये आपके पेपर का रिजल्ट फाइनल कर देते हैं कहीं ना कहीं। कारण बताता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रीजनिंग हमारी अच्छी है क्योंकि आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखे होते हैं, कुछ मैथ्स के अल्फ़ाबेट सीखे होते हैं, पहाड़े सबको आते हुए हैं, तो और गुना भाग भी लगभग सभी को आता ही है, तो वो ये सोचते हैं कि हम रीजनिंग कर ही लेंगे और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्का सा चेंज होकर आई, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा सा चेंज होकर आई, और आपकी हवा टाइट हो जाती है वहाँ पर। इवन डायरेक्शन के क्वेश्चन भी अगर 4 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उतनी देर में आप इंग्लिश और हिंदी के 5-5 क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हो। खाली रीजनिंग का एक क्वेश्चन इतना टाइम आपका ले सकता है। तो वहाँ पर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से रख कर चलनी पड़ेगी, तभी आप रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर पाओगे। और उसका एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए, और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रीजनिंग में कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताबें फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अगर करना चाहो तो RS अग्रवाल की कोई भी नॉर्मल बुक भी यूज़ कर सकते हो, PDF अवेलेबल है। गूगल पर सर्च करोगे ना, RS अग्रवाल की एनालिटिक रीजनिंग के नाम से बुक आती है, वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर तो डाली ही हुई हैं सारी PDF ऑलरेडी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार देख लेना। उसी तरीके से दूसरा सेक्शन ओपन होता है जीएस का। जीएस एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तुक्केबाजी वाली कोई बात ही नहीं है। मेरी जीएस अपने आप में बिल्कुल ही खराब है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि 7-8 नंबर आ गए तो वो बोनस पॉइंट है मेरे लिए। मैं फर्स्ट पेपर आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करता हूँ जनरली, जिसमें 65 अबोव मेरा स्कोर हो ही जाता है। तो आउट ऑफ 80 65 स्कोर हो जाता है। जीएस थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, 5-7 नंबर भी आ जाए तो लगभग 70-75 के करीब बना देते हैं। जीएस को अपने आप में ना बहुत वास्ट है जीएस, अगर आप तरीके से समझोगे तो। लेकिन अगर उसको सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट अगर कहीं ना कहीं कर लोगे तो वो बहुत वास्ट नहीं रहेगी। जब आप करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स क्लियर करो तो उसको सेग्रीगेट कर कर पढ़ लो, कि आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है, कुछ इंटरनेशनल की कुछ चीज़ें पढ़नी है, और डी प्लस में भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं आजकल की जो चल रही होती हैं, लगभग लगभग वही पूछी जाती हैं, ठीक है। और बाकी तो लूसेंट है ही, जो लास्ट में सेक्शंस दिए होते हैं लूसेंट में कुछ क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं। और जीएस के अंदर अगर 12-13-15 नंबर तक भी आप स्कोर कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, चाहे कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो। उसके बाद तीसरा सेक्शन मैथ्स, जिसके अंदर सारा खेल कैलकुलेशन का, या फिर आपकी तुक्केबाजी भी, अगर आपको मल्टीपल के तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना आता है तो। कन्वेंशनल मेथड यूज़ करने लगोगे तो नहीं सोल्यूशन हो पाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह थोड़ी बहुत सीखनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चंस भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट देता है, जिनका डायरेक्ट या तो शॉर्ट ट्रिक हो या जिनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो मेंसुरेशन का टॉपिक हो, चाहे एवरेज का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? पता तभी चल पाएगा जब आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक पहुंचे हुए होगे प्रैक्टिस के अंदर, कि हाँ भाई हमने ये चीज़ ऐसे ऐसे की है। कन्वेंशनल मेथड सीखा हुआ होगा, शॉर्ट ट्रिक अपने आप भी बना लोगे, नहीं बना लोगे तो प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी सीख सकते हो। थैंक यू सर ने मैथ्स कराया हुआ है, पार्ट 1 की तैयारी भी करा रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से भी करा रहे हैं, अभी ऑनलाइन की भी वीडियोस डाल रहे हैं। पार्ट 1 वहाँ से जितना कवर कर सकते हो कवर करो, अभी पेपर आने ही वाला है। पार्ट 2 के लिए भी जो TGT मैथ स्पेसिफिक कैंडिडेट हैं उनके लिए फुल फ्री कोर्स चलाया हुआ है अभी सर ने, उसको फॉलो करो, आराम से बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
चीज़ों को रिवाइज करो, रिपीटेशन में लेकर आओ। जो चीज़ें यहाँ से सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये सभी कुछ करा देंगे, ये तो 20% कराएंगे, 80% तो आप ही को करना पड़ेगा। और वो है आपका प्रैक्टिस। जो चीज़ यहाँ से सीख लो ना, उस चीज़ को अपने पास अपने नोट्स में ऐड ऑन करो और अपनी प्रैक्टिस कैरी ऑन करो। कंसेप्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने करीब 5 साल पहले टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन है पंजाबी विभाग में, और मेरे ख्याल में उस टाइम पर ना वो बहुत जाना माना नाम होता है, अभी भी है, खैर ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। मैंने उसकी कंप्लीट बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर मैंने 54 वीडियोस में कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहता है ना आज की डेट में भी, मतलब आप चाहे कितने भी तुर्रम खाओ, कितना भी कंसेप्ट आपको आता हो, तो उन लोगों के लिए तो है ही नहीं जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमें मैथ्स में हमारे 0 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें 12-13 नंबर तो मैं दिलवा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। अगर किसी को लगता है मेरे 5-7 आ रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत 10-12 नंबर आ रहे हैं, तो वो 18-19 नंबर तक पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन की तो गारंटी मैं भी नहीं लेता, क्या पता आपकी अपनी टाइम शॉर्टेज क्या है ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, वो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, सभी फ्री वीडियोस हैं, बहुत इत्मीनान से हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से समझाई और सिखाई हुई है ना। सभी देख लेना, टाइम है इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है आप बहुत जल्दबाजी में सीखने वाले हैं तो 2x स्पीड कर भी सीख सकते हैं, और वो देखिएगा। उसके बाद जब 4th सेक्शन ओपन होगा, वो होता है इंग्लिश का। और इंग्लिश में भी लगभग चीज़ें कुछ ऐसी ही होती हैं, जैसे अभी अंकित ने बताया कि जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो बहुत नियर वाले होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अभी पिछले ही पेपर्स की कुछ बात बताऊं, तो आजकल ईडियम्स का मतलब नहीं पूछते हैं पेपर के अंदर। अब की बार जो क्वेश्चन आया हुआ था ईडियम से, वो ये आए हुए थे कि ईडियम को करेक्ट करके बताना है आपको, ठीक है। जैसे ऑल ईयर करके एक ऑल ईयर्स करके ईडियम है, उसको ऑल ईयर लिख देगा, द ऑल ईयर्स लिख देगा, तो आपको करेक्ट कर बताना है कि जैसे इंग्लिश का स्पेल्ड एरर होता है ना, कि इंग्लिश की स्पेलिंग करेक्शन करनी होती है, उसी तरीके को आपको कंप्लीट ईडियम को करेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे, जिस तरीके से एसएससी के अंदर एक जिसमें फिलर्स फिल करने होते थे, क्या बोलते थे उसको, जो कंप्लीट एक आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के तरीके से क्लोज टेस्ट वाला जो एक टॉपिक आता था, एसएससी के अंदर क्लोज टेस्ट आता था। अब की बार वही चीज टीजीटी के पेपर के अंदर, पीजीटी के पेपर के अंदर 3 फिलर्स वाले क्लोज टेस्ट डाले हुए थे, और उनका वेटेज कितना था, 1 मार्क्स का। आप खुद समझकर देखिए कि अगर 3 से 4 लाइन का एक स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे और उसके अंदर 3 क्लोज टेस्ट की फिलर्स आपको फिल करने पड़ेंगे, तो आपको उसका कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी मतलब सेट करने का, अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका यही होता है कि वहाँ पर जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो बहुत डिफर करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपका एक फिलर भी अगर करेक्ट सेट हो जाता है ना, तो लगभग दोनों भी सेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से फ्रेमिंग बदल रही है क्वेश्चंस की। उसके बाद हिंदी के ऊपर आते हैं। तो हिंदी के लिए आपको बहुत बड़ी कुछ किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हिंदी आती है, और सभी स्टूडेंट्स अच्छा खासा स्कोर कर भी लेते हैं, और इसी वजह से, इसी सोच के साथ वो हिंदी पढ़ना अवॉइड भी करते हैं। तो ये मत कीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, स्कोर भले ही कैसा भी आ जाए, अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर 2-4 नंबर भी बढ़ जाएंगे ना, तो क्या पता वो 2-4 नंबर ही आपका सिलेक्शन दे ला कर जाए। तो पढ़ जरूर लेना। पढ़ने के लिए लूसेंट की एक हिंदी व्याकरण की बुक आती है, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसका कवर पेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, देख लेना। दोनों में से कोई भी बुक फॉलो कर लेना, बड़ी पतली पतली किताबें हैं, हफ्ता 10 दिन में ख़त्म भी कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन इसी तरीके से इंग्लिश की अगर मैं बताऊं, तो मैंने अंकित को भी अभी आते वक्त शेयर कर रहा था कि इंग्लिश के लिए मैं अपनी तरफ से अगर मैं रिकमेंड करूं, तो मैं कहूँगा कि आप एंटोनिम, सिनोनिम, एसपी बख्शी यूज़ करें। उसके अलावा जो भी वोकेबलरी पार्ट या ग्रामेटिकल पोर्शन आपको करना है, आप वो AK सिंह से कर सकते हो। अजय कुमार की बुक आती है SSC की, MB पब्लिकेशन की, ठीक है, वहाँ से करें। उसके ना स्टार्टिंग में 100 गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं, करीब 78 और 80 पेजेस के करीब, वो वहाँ से आप कवर करें और बाकी उन रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स, वो AK सिंह से बेस्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, SP बख्शी में भी अवेलेबल नहीं है, नीतू सिंह में भी अवेलेबल नहीं है। जो कैंडिडेट बाईलैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं ग्रामर पोर्शन, वो नीतू सिंह वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, KD कैंपस या पैरामाउंट, जो भी फॉलो करें। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर पेपर मोर देन इनफ है, अगर आप कवर करोगे तो कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो फिर भी
तो जो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी वाली, वो फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा तो सिर्फ और प्रैक्टिस करो। अब बात आती है प्रैक्टिस करें तो करे कहाँ से? तो टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, उन सभी पेपर्स को मॉक टेस्ट के रूप में अवेलेबल कराया हुआ है टेक्स्ट बुक ने। वहाँ से वो दे सकते हो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। कई बार ये होता है कि हमने एक पेपर दे लिया, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हम ये पेपर दोबारा क्यों ही दें, क्योंकि कोई ये सोचते हैं कि हम चीटिंग हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा। नहीं होगी। आपने अगर फर्स्ट एक बार पेपर अटैम्प्ट कर अगर 60 नंबर स्कोर किया है ना, अगली बार 70-75 ही कर पाओगे, 100 में से 100 तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद नहीं रहती हैं वो चीज़ें। कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन में लानी जरूरी भी होती हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा क्या सोर्स है? अड्डा 247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्विज बनाई हुई है ना। वो सब्जेक्ट वाइज क्विज बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेती, 10-10 मिनट की क्विज हैं। जैसे रीजनिंग की हो गई, मैथमेटिक्स की हो गई, टॉपिक वाइज भी क्विज है ना। वहाँ से वो क्विज आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करना चाहते हो तो। एक है प्लेटफॉर्म एडुगोरिल्ला, जो कि यूपी का पब्लिकेशन है एडुगोरिल्ला के, और उनकी क्वालिटी थोड़ा सा क्वेश्चंस की अपग्रेड रहती है अदर प्लेटफॉर्म से। वहाँ से चीज़ें यूज़ कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कुल मिलाकर प्रैक्टिस के लिए बहुत चीज़ें हैं। एक ऑनलाइन और बताता हूँ, इंडिया बिक्स कर एक वेबसाइट है, इंडिया बिक्स के नाम से, है ना। उस वेबसाइट को ओपन करना, आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, वहाँ पर आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। और बस मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और टीजीटी में सिलेक्शन लेने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत और एक ईमानदारी का टाइम इनपुट करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये मत सोचना कि इतना इतना पढ़ लिया, ये कर लिया, और उसमें सोचने लग जाओ कि हमने तो बहुत ही कुछ कवर कर लिया। प्रैक्टिस मेन है, रिवीजन मेन है। प्रैक्टिस के बाद रिवीजन करो, सेल्फ एनालिसिस करो मॉक टेस्ट देने के बाद, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना टाइम हमने लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया तो क्यों लगा दिया, उस टॉपिक को उठाकर साथ के साथ रिवाइज कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत सीखने के लिए, है ना। चीज़ें चलती रहेंगी इन बिटवीन, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक बीच बीच में गाइड करते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अंकित जी कुछ और बताना चाहें तो शेयर कीजिए। सर, जैसे जीएस का अभी बात करते काफ़ी वास्ट है, वो तो फुल सिलेबस मतलब हो ही नहीं सकता, लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं उनको तो पढ़ना ही वो पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे रीजनिंग और मैथ की, उसमें आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए, ज़रूर उनको एनालिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एनालिस करते टाइम आप ये देखिएगा, अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है जो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया, या लगता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी उसको सोल्व करने में, या नया टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप है ना नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए, उसके सामने स्टार लगा दीजिए, कैसे भी आप उसको मतलब अलग से रखें। ठीक है, इस तरीके के जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप अलग से सेव कर लीजिए। और जब एग्ज़ाम नियर आए तो उस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है या आपके लिए नया है, उसको ज़रूर करें। ठीक है। और पार्ट बी में अगर इंग्लिश वालों के लिए खासकर मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में कई बार जो लोग कर रहे ट्राई, उसमें लिटरेचर सेक्शन पढ़ लिया लेकिन ग्रामर छोड़ दी। और अब की बार हुआ ऐसा ही था कि लिटरेचर बहुत कम आई थी, ग्रामर बहुत ज़्यादा आई थी। और जो अच्छे खासे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिन्होंने बहुत डिटेल में लिटरेचर पढ़ रखी है, काफ़ी नॉलेज थी, पार्ट ए भी ठीक था, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की वजह से सिलेक्शन लेने से रह गए। और उससे अगर हम पिछली रिक्रूटमेंट देखते हैं तो उसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा थी, ग्रामर बिल्कुल कम थी। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों की प्रैक्टिस करके चले। लिटरेचर के लिए आप जो कॉलेज लेवल पर बुक्स होती हैं उनको देख सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर के लिए सर ने बता ही दिया। और हाँ, इसके ग्रामर के ग्रामर के लिए तो ए सिंह बेस्ट है, उसमें से कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों को आपको इक्वली लेकर चलना पड़ेगा। तो सर ने काफ़ी अच्छा गाइड किया है, जो कम्प्लीटली पार्ट ए के बारे में, पार्ट बी के बारे में। ठीक है, तो जो बुक्स वगैरह फॉलो इन्होंने करी हैं वो वाकई में बहुत अच्छी बुक्स हैं जो बताई हैं। और ग्रामर की बुक्स जो सर उमेश सर ने बताई हैं, वोकैब की, कम्प्लीटली, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस लाइन से काफ़ी टाइम तक है उमेश सर का। तो इनको एनालिसिस भी क्या ये समझ सकते हो कि अगर हमारे पास एनालिसिस है पिछले सालों का 2021 का, उनका उनके पास
5-7 सालों का एक्सपीरियंस है कि एनालिसिस किस किस तरह से DSSB या एग्ज़ाम भाई पैटर्न चेंज होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने बिल्कुल जो स्पेसिफाई आपको नॉलेज दी है वो वाकई में आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ठीक है। कंप्लीटली डिटेल्ड इन्होंने बता दिया सभी चीज़ों के बारे में, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ मोमेंटो लेके आए हैं अंकित सर के लिए और उमेश सर के लिए। वो मैं हम बुलाते हैं और सर को देते हैं शैंकी मैथ्स यूट्यूब चैनल की तरफ से। और उससे पहले एक बार पार्ट बी के बारे में अंकित सर सोशल साइंस के बारे में बताएंगे। इंग्लिश के बारे में इन्होंने जैसे अभी बता ही दिया है कम्प्लीटली। आप सोशल साइंस के बारे में बताएंगे कि सोशल साइंस का जब पार्ट बी की तैयारी करनी है तो उसको डिटेल में कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो सारी चीज़ें अंकित सर से जानते हैं। देखिए, हम हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। फिर से हिस्ट्री में जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, मुगल्स पढ़ लिए, ब्रिटिश एम्पायर, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको डेट्स याद करने में भी आसानी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लिए ज्योग्राफी के लिए आप मैप की हेल्प ज़रूर ले। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप काफ़ी चीज़ें समझने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, पॉलिटी थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। कई बार जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गई या क्या प्रोसीजर होता है, वर्किंग मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह काम करती है, तो बुक की लैंग्वेज से कई बार समझने में मुश्किल होती है। बुक की लैंग्वेज हम कई बार नहीं समझ पाते, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे चाहिए कोई, जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, फेडरल सिस्टम के बारे में देखना है तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने यूट्यूब से देख लिया तो उसके में काफ़ी मदद मिल सकती है। बाकी फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। मेरे लिए भी फ्रेंड्स और फैमिली दोनों का बहुत सपोर्ट रहा था इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। आपको वो डिप्रेशन वाले फेज से जाने से बचाती है ये चीज़ें। और ज़बरदस्ती प्रेशर में आके पढ़ाई ना करें, ठीक है। प्रेशर में ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती है। आप इस जर्नी को इंजॉय करें, ठीक है। आप ये जो आपकी स्ट्रगल वाली जर्नी है इसको इंजॉय करते हुए पढ़े चीज़ों को, ठीक, बिल्कुल भी प्रेशर में आकर ना पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, ठीक है, फेड अप हो गया, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं बीच में, ठीक है। बीच में ब्रेक लेते रहिए और उस टाइम पे आप मोटिवेशन लेने की कोशिश करें। एक टेम्परेरी मोटिवेशन होता है जो आपने रील्स वगैरह देखकर ले लिया, वो कुछ समय के लिए रहता है। आप टेम्परेरी नहीं, रियल मोटिवेशन की तरफ बढ़े, ठीक है। अपनी आप सोचे आपकी फैमिली कितनी खुश होगी, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स कितने खुश होंगे, आपकी लाइफ आगे कितनी बेहतर हो जाएगी। इस तरीके का रियल मोटिवेशन लेने की कोशिश करें। ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस रहेगी। तो सर ने सोशल साइंस के बारे में बता दिया, इंग्लिश के बारे में बता दिया और हिंदी के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, पार्ट ए के लिए भी, पार्ट बी के लिए भी। तो आप मेन बात यही होती है। और DSSB के अंदर टीचर अगर आप दिल्ली को पसंद करते हैं, दिल्ली के आसपास से हैं, तो यकीन मानिए काफ़ी एक हैंडसम सैलरी और कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर आपको एक, और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब भी नहीं रहती है। चलो सर से थोड़ा, और अभी आए हैं तो टाइम मिला है तो सर से इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं, कहाँ ये पोस्टेड है, किस तरह का उनको आफ्टर सिलेक्शन के बारे में भी क्या इनका एक्सपीरियंस है जॉब को लेकर। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल में जो हम सुनते हैं बहुत सारे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्कूल्स में, तो वो एक्सपीरियंस भी आप सुन लीजिए। और जी सर बताइए। बिल्कुल। जैसा मैं बता रहा था कि पहले भी मैं जॉब में था, लेकिन इस जॉब की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि बाकी जॉब्स में ऐसा होता है आपने इतना डीप में जाके इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, लेकिन फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हो उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाते हो और आपकी जो मेहनत थी, जो आपने पढ़ा था, जो नॉलेज गेन की थी, वो कहीं काम नहीं आती। वो चीज़ मेरे को हमेशा बुरी लगती थी कि इतना पढ़े हैं, इतना डीप में गए हैं और वो नॉलेज हमारी कहीं पर काम ही नहीं आ रही। तो इस जॉब की खास बात यह है कि आप हमेशा नॉलेज के टच में रहेंगे। आपके आस पास में देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो भी ये होगी कि आपको नॉलेज अपने अपडेट करती रहनी है और सीखते रहना है, ठीक है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी इसकी कि हमेशा मैं पढ़ाई के टच में रहता हूँ और जो मेरी नॉलेज है जो मैंने पढ़ा था वो मैं कहीं ना कहीं अपने पास भी रख रहा हूँ, भूला नहीं हूँ और आगे भी पास कर रहा हूँ। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था इस जॉब के बारे में। तो यही इसकी बेस्ट चीज़ है, आप हमेशा अपडेट रहते हैं, आपको नॉलेज रहती है, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी नहीं।
ठीक है, वो यहाँ पर आकर आपको कह सकते हो जस्टिफाई हो जाती है। आपने जितनी भी मेहनत की है वो इस जॉब में आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो जब सैलरी की बात चल रही थी तो सैलरी भी बता देता हूँ, जितने तो ये दोस्त लगे हुए हैं तो अराउंड 70 होती है सर। हाँ, अराउंड ग्रोस सैलरी आपकी 70 की होती है, तो काफ़ी अच्छी आपकी हैंडसम सैलरी भी रहती है। और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होते हैं आई थिंक ना। हाँ सर, 3 तरीके से स्कूल होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। उसमें आप मिल सकता है, आपको जनरल शिफ्ट ले सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट ले सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में ज़्यादातर जो गर्ल्स वगैरह उनके लिए रहता है। तो डिमांड सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। और अच्छी ही है कि आपका अगर रैंक अच्छा आता है तो आई थिंक आपकी पोस्टिंग भी ऐसा भी होता है कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा की जो आपकी बॉर्डर होता है वहाँ पे अराउंड आपके उस रेडियस के अंदर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। अगर आप यूपी से हैं तो उस बॉर्डर पे भी मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा भी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं उसके दिल्ली से हो तो आपको तो पूरी दिल्ली ही आपकी है। बट अगर आप हरियाणा से हो, जैसे अगर सर अभी बहादुरगढ़ से हैं, सर बहादुरगढ़ सिटी। बहादुरगढ़ सिटी से हैं, तो इनको बहादुरगढ़ सिटी से बस 10 थोड़ी सी दूर इनकी पोस्टिंग है, इनकी मिली हुई है। तो वही है कि आपके घर बकरवाला बकरवाला वहाँ ही जगह है, वहाँ पे सर को मिली हुई है। ठीक है, तो और 6 घंटे की शिफ्ट आपकी बढ़िया है और लाइफ को एंजॉय इसमें कीजिए। सर आप इस जॉब में ये भी है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का आपको टाइम मिलता है और भी स्किल्स आप सीख सकते हैं। फैमिली को देने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, फर्दर आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी है, तो आप मतलब अच्छे से अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, फैमिली के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पहले उमेश सर हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनको एक मोमेंटो देना चाहता हूँ टीचर्स गुरुकुल को अपने शैंकी मैथ्स की तरफ से, जो हमेशा बच्चों को मतलब एक निस्वार्थ आप कहते हो ना कि बच्चों को हमेशा गाइड करना, डेली लाइव आना, बच्चों के डाउट्स क्लियर करना और अच्छा पढ़ाना, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर द मेंटरशिप। ये जो आप मेंटरशिप करते हो, आप इतने टाइम से आप लगे हुए हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अंकित सर के लिए भी है कि इन्होंने कहा टाइम निकाला हमारे रिक्वेस्ट पे और काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो क्योंकि मुझे बहुत, जब सर से बात हुई, सर ने बताया 3 सब्जेक्ट्स के में सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ, तो मुझे बहुत ऐसा हुआ कि भाई इन सर का तो फिर हमें इंटरव्यू करना ही चाहिए, बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये सच्चाई बात है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। जी अंकित सर, ये शैंकी मैथ्स की तरफ से सर की तरफ सर के लिए है। ये एक मोमेंटो है, जैसे इसको आप एज ए मोटिवेशन भी ले सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको भी दिया जाएगा, तो मेहनत कीजिए, बढ़िया है। और उमेश सर से अगर कुछ कहना चाहते हैं सर। बस यही है। अब एडवर्टाइजमेंट, फुल फ्लैश एडवर्टाइजमेंट का वेट ना करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें पहले प्रायरली आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी थी कि कब कब कौन सी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। और मैं एक बार और डिस्क्लोज भी कर देता हूँ कि जो इलेक्शंस होंगे वो होपफुली मिड अप्रैल और लेट ऑफ अप्रैल में शेड्यूल होंगे। तो जिस हिसाब से एग्जामिनेशंस की डेट आप पूछते रहते हैं कि भाई कब एग्ज़ाम्स होंगे, तो अभी जिस तरीके से 8 फरवरी से और 8 मार्च तक तो आपके एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल होने हैं। एग्ज़ामिनेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं आपके लेट ऑफ मार्च या अप्रैल में शेड्यूल करेगा डिपार्टमेंट, मुश्किल है बहुत। तो अपनी इत्मीनान से तैयारी कीजिए और अभी तक अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं समेटे हैं तो समेट लीजिए और बढ़िया से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बस पीजीटी के भी एग्ज़ामिनेशंस अभी होपफुली शेड्यूल नहीं होंगे और जो एग्ज़ामिनेशंस की डेट अभी रिलीज़ कर रहा है डिपार्टमेंट, वो सभी वो एग्ज़ामिनेशंस हैं जो 23 में मिड 23 तक एप्लीकेशंस जिनके फिल हुए थे। और उनकी एप्लीकेशंस मतलब एग्ज़ामिनेशंस डेट आना तो बनता ही है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो उसका क्रेडिट तो लेगी ही कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट की तरफ इन्फ्लुएंस हों, ठीक है। बट वो उनका अपना काम चलता रहेगा, डिपार्टमेंट अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम कीजिए और वो है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन तरीके से कीजिएगा, अच्छी गाइडेंस के साथ कीजिएगा। ज़्यादा भीड़ चाल में नहीं चलना, क्योंकि भीड़ का सिलेक्शन होता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। थोड़ा सा भीड़ से अलग होना पड़ेगा और उसके लिए कुछ अपनी सेल्फ स्टडी वाली कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी ही पड़ेंगी। नहीं अपनाओगे तो कहीं ना कहीं वही 1 या 2 मार्क्स से बाहर हो जाओगे। और उससे बाहर होने से बचने का एक ही तरीका है, जो चीज़ें बाकी नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें आप करें, ठीक।
और वो आपको देखना है कि बाकी लोगों से आप कितना अलग कर सकते हो और कितना बेहतर कर सकते हो, तभी सिलेक्शन लेकर जाओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मैं सैंकी सर को बोलता हूँ कि अब रेडी करें, ठीक है। ठीक। सर का सर ने जितना बता दिया उसके सामने हमारी नॉलेज बहुत कम रहती है, ठीक है। तो बस वही है, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल ही रही हैं, आपकी पेपर 1 पेपर 2 की दोनों क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 और पेपर 2 मैथ्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, शैंकी मैथ्स से। और सर से भी जुड़ सकते हैं, सर ने भी कराया है काफ़ी अच्छा। और सर भी टीच करते हैं, टीचर्स ग्रुप पहले टीच तो करते ही हैं, साथ में गाइड भी बहुत अच्छा मेंटरशिप आपको इनको मिलेगा, हर एक बारीकी से बारीकी जो ब्रीफ में सर करते हैं। तो आप सर से भी टीचर्स गुरुकुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल करना है, ठीक है। चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास आज शाम को लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।